Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also download our app from Google Play Store and you can attempt May month's current affairs test free of cost. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is about challenges of tea industry and it is taken from editorial segment. This is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. It is also relevant from paper 6 Assam economy point of view. So as I said, this article will talk about major challenges faced by tea industry, not just in India, not just in Assam, but tea industry across the world. तो इस आर्टिकल की मदद से हम समझेंगे सबसे पहले द कंडीशंस नीडेड टू ग्रो टी. ऐसा सवाल ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में आ चुका है, तो फिर अब एपीएससी में भी आने के चांसेस हैं इन मेंस. उसके अलावा विल सी द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय टी इंडस्ट्री एट ग्लोबल लेवल एज वेल एज एट असम लेवल. उसके अलावा टी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी सम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू रिवाइव टी इंडस्ट्री. सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो टी. तो टेम्परेचर चाहिए होता है टी क्रॉप्स को 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द आइडियल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर टी क्रॉप्स. लेकिन थोड़े बहुत कम टेम्परेचर भी वो टॉलरेट कर सकते हैं, बट टी क्रॉप्स कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर लेस दैन 16 डिग्री सेल्सियस. उसके अलावा टी क्रॉप्स रिक्वायर रेनफॉल ऑफ अबाउट 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर and the soil must be fertile in order to grow tea crops, and this should be mountainous fertile soil that should be rich in lime, iron, and it should also contain humus. और जो लैंड का स्लोप होना चाहिए दैट शुड बी टिल्टेड. आप देखो इस तरह का टिल्टेड स्लोप होना चाहिए. रीज़न बीइंग कि ये जो टी क्रॉप्स होते हैं दे कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, और इस कारण से अगर प्लेन लैंड पे हमने टी उगाया और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई किसी भी कारण से, देन टी क्रॉप विल गो वेस्टेड. दैट इज़ वाई टी क्रॉप्स आर ऑलवेज और जनरली ग्रोन ऑन द स्लोप एरियाज, ताकि पानी यहाँ पे कभी रुक ना पाए, और इस कारण से कभी भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगी एंड टी क्रॉप्स विल सर्वाइव. अब जरा देखते हैं व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय टी इंडस्ट्री एट ग्लोबल लेवल. तो ग्लोबली टी इंडस्ट्री फेस कर रही है द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस स्टैग्नेशन. प्राइस बढ़ ही नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट में, उल्टा प्राइस कभी कभार घट जाता है. और प्राइस स्टैग्नेशन के पीछे दो ही कारण हैं. एक तो सप्लाई काफ़ी बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, जबकि उस हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ पा रहा है टी का ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में. तो ज़रा देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ टी. तो पहले देखो दो मेजर एक्सपोर्टर्स हुआ करते थे टी के, दे वेर इंडिया एंड चाइना. लेकिन हाल फिलहाल में कुछ नए एक्सपोर्टर कंट्रीज़ भी इमर्ज होकर के आए हैं, जैसे श्रीलंका, वियतनाम, केनिया. और इसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गया है. ओवरऑल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है टी का और एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ गया है. ये अकेले 5 कंट्री चाइना, इंडिया, केनिया, श्रीलंका एंड वियतनाम अलोन अकाउंट फॉर 82% ऑफ ग्लोबल टी एक्सपोर्ट्स. और अगर आप ये ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि लगभग पिछले 15-20 सालों में टी का प्रोडक्शन किस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग्स्ट दीज कंट्रीज. इसके पहले इंडिया वाज अनडिस्प्यूटेड लीडर अलॉन्ग विथ चाइना, लेकिन अब ये सारे कंट्रीज भी आ गए हैं पिक्चर में और ये सारे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इस कारण से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सप्लाई काफ़ी बढ़ गया है, और इस कारण से प्राइस उतनी नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि डिमांड उतना बढ़ा नहीं है. डिमांड हैज़ नॉट पिक्ड अप. और जरा ये भी समझते हैं वाई डिमांड हैज़ नॉट पिक्ड अप, रादर डिमांड थोड़ा कम ही हुआ है. रीज़न बीइंग जो यंग जनरेशन है उसका इंक्लिनेशन टी की तरफ नहीं है. यंग जनरेशन प्रेफर्स बेवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड इवन कॉफ़ी बट और कोल्ड कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी, बट दे इन जनरल डू नॉट प्रेफर टी. सो जो चेंज कंज्यूमर प्रेफरेंस है यंग जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है टी, और प्रोडक्शन हम बढ़ाए जा रहे हैं बिकॉज न्यू प्लेयर्स लाइक श्रीलंका, वियतनाम, केनिया हैव कम. दैट इज़ वाई द प्राइस हैज़ रिमेन स्टैग्नेंट. अब प्राइस बढ़ नहीं रहा है तो इस कारण से प्रॉफिट हो नहीं रहा है और इस कारण से टी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है. अगर
टी इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है आसाम के अंदर, ये तो हमने ग्लोबल चैलेंजेस देखे जो अभी हमने देखे डिमांड और सप्लाई का। अगर आसाम के अंदर टी इंडस्ट्री की बात की जाए तो आसाम के अंदर क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं वो भी ज़रा देखते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस्ड बाय टी इंडस्ट्री इन आसाम इज अबाउट अनरेगुलेटेड टी प्रोडक्शन बाय स्मॉल टी ग्रोअर्स। और इस कारण से क्वालिटी ख़राब हो गई है आसाम टी की, जो पहले हुआ करती थी जिसके कारण आसाम टी जाना जाता था। दैट popularity has gone down because of small tea growers have come up and that is why the quality has gone down। जरा देखते हैं आखिर ये कैसे स्मॉल टी ग्रोअर्स के कारण कैसे क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो देखो, पहले इस तरह के कंपोजिट टी गार्डन्स में ज़्यादातर टी की फार्मिंग होती थी आसाम में। तो कंपोजिट टी गार्डन्स मतलब बड़े टी गार्डन्स, इसमें होता क्या है कि जो भी टी के लीव्स हैं वो यूनिफॉर्म होंगे, एक तरीके के होंगे, क्योंकि एक गार्डन में उगाया जा रहा है, एक ही तरह के सीड्स यूज किए जा रहे हैं, तो एक तरह का टी होगा। तो इस कारण से उसकी क्वालिटी हाई होती थी बिकॉज ऑफ हाई यूनिफॉर्मिटी, एक तरह का टी इस गार्डन से निकल के आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि आजकल बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे स्मॉल टी ग्रोअर्स आ गए हैं जो अपने गार्डन में, अपने बैकयार्ड में इस तरह का टी उगाते हैं और फिर वो आसपास की लीफ फैक्ट्रीज में ले जा कर के वो उसको लीफ बना करके टी प्रोडक्शन करते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग क्वालिटी के जो टी हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो कभी अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी के साथ मिक्स हो जाती है, तो क्वालिटी की अब कोई गारंटी नहीं रह गई है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल टी ग्रोअर्स कमिंग अप एंड दे मिक्स ऑल काइंड ऑफ लीव्स विथ ईच अदर इन लीफ फैक्ट्री। सो दिस हैज़ नाउ लेड टू नॉन यूनिफॉर्मिटी in tea quality and that is why Assam tea is losing its market because it is losing its name and fame for which it was known। तो पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें तो इस कारण से वी हैव जीरो एक्सपोर्ट ग्रोथ, हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ नहीं हो पाया पिछले लगभग एक डिकेड से। लो वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारे कंट्री के अंदर भी ओवरऑल आसाम टी की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है। अभी भी आसाम इज़ द मेजर सप्लायर ऑफ टी इन इंडिया। 55% जो टी इंडिया में कंज्यूम होती है वो आसाम के अंदर ही उगाई जाती है, बट स्टिल दैट इज़ कमिंग डाउन। और प्रोडक्शन every year बढ़ता ही जा रहा है because I said many small tea growers are coming up। So production was a record production last year in 2019, 750 million kilograms हमने टी उगाया था आसाम के अंदर। तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, डिमांड उतनी है नहीं तो नेचुरली उतनी कमाई होगी नहीं। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो नेचुरली इट विल लीड टू लेस वेजेस फॉर वर्कर्स, दैट लीड्स टू पुअर लाइफस्टाइल ऑफ वर्कर्स एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है नहीं ज़्यादा आसाम के अंदर, और इस कारण से इन टी लीव्स का इस तरह से प्रोसेसिंग नहीं होता है कि हम लोग हाई क्वालिटी के टी बना पाएँ। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टी इंडस्ट्री इन आसाम। उसके अलावा कुछ रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं, अब हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो देखो, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड टी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। इस साल टी प्रोडक्शन हैज़ बीन सप्रेस्ड। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का ओवरऑल टी प्रोडक्शन उम्मीद की जा रही है कि लगभग 120 मिलियन किलोग्राम्स कम होगा इस साल ओवरऑल, यानी कि जितनी हम प्रोडक्शन करते हैं टी की उससे 9% कम प्रोडक्शन हम इस साल करेंगे इन 2020। लेकिन डिमांड इस साल ज़्यादा हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, द डिमांड ऑफ टी हैज़ पिक्ड अप। उसके पीछे दो मेन कारण हैं। पहला कारण है कि दुनिया के लगभग 3/4 जगहों पे लॉकडाउन है, लोग घर में बैठे हैं, फ्री हैं, सो इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्फ बिजी, इन ऑर्डर टू पास देयर टाइम, लोग चाय ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज़ वन फैक्ट दैट हैज़ कम अप। उसके अलावा टी की अपनी हेल्थ बेनिफिट्स है। टी के अंदर लेस कैफीन होता है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी, और टी इज़ कंसिडर टू बी एन इम्यूनिटी बूस्टर बेवरेज। तो इस कारण से टी की हेल्थ बेनिफिट, और आज के टाइम में आप सबको पता है कि हर एक इंसान अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करना चाहता है इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो इस कारण से भी टी की डिमांड बढ़ी है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ क्या है कि टी की सप्लाई कम हुई है, डिमांड बूस्ट हुई, और इस कारण से इस साल बहुत टाइम बाद आफ्टर अबाउट 10 ईयर्स जाकर के टी की प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। बट टी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है। टी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमें कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेकर के आने होंगे। ये तो टेम्पोररी इम्पैक्ट है, एक बार कोविड-19 का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया देन अगेन प्राइस विल डिक्लाइन। सो वी नीड टू फाइंड सम लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू रिवाइव टी इंडस्ट्री। सो सम ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस in order to revive tea industry can be
ब्रांडिंग करनी होगी टी की। देखो जिस तरीके से नए नए बेवरेजेस हैं, अजय सेठ की जो हमारा यंग जनरेशन है, यूथ है, दैट इज़ नॉट दैट मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टी, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स मिक्सड होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसके तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, अट्रैक्टेड हैं। तो टी के भी अलग अलग वैरायटी लानी होगी, कोल्ड टी, उसमें एरेटेड ड्रिंक्स लानी होगी, ताकि उसकी एक अलग ब्रांडिंग की जाए, ताकि यूथ को अट्रैक्ट किया जाए। टी शुड बी मेड पॉपुलर अमंगस्ट यूथ, देन ओनली टी इंडस्ट्री कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन लॉन्ग रन। उसके अलावा वी कैन पॉपुलराइज टी ग्लोबली, उसके लिए एक मेजर स्टेप इसी साल लिया गया। मैंने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर किया था, जहां हमने इस साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया। दिस वाज फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे, और अब इसके साथ ही हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाएगा फॉर द सेक ऑफ मेकिंग टी अ पॉपुलर बेवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा आर्टिकल है इंटरनेशनल सेगमेंट से, इट इज़ अबाउट एयर ट्रैवल बबल्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिक न्यूज़ समझते हैं, ये कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, इट्स अ बेसिक न्यूज़ ओनली दैट इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बाईलेटरल एयर ट्रैवल बबल्स विथ फ्रांस एंड यूएस, एंड नाउ सिमिलर नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन विद जर्मनी एंड यूके। सरल शब्दों में इंडिया ने फ्रांस और यूएस के साथ एक एयर ट्रैवल बबल की एक बायलेटरल डील साइन की है, और इसी तरह की डील नेगोशिएट की जा रही है विथ जर्मनी एंड यूके। तो ज़रा समझते हैं कि ये एयर ट्रैवल बबल एग्रीमेंट है क्या। It is a bilateral arrangement with set of regulations and restrictions in which carriers मतलब airplanes of two countries can operate international flights। तो एग्जाम्पल के लिए इसको फिगर की मदद से समझते हैं। देखो जैसे इंडिया और फ्रांस ने आपस में एक एयर बबल एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसका सरल मतलब ये है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ़्लाइट्स उड़ेंगी। इंडिया से फ्लाइट जाएगी फ्रांस, फ्रांस से आएगी इंडिया, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के साथ। बस इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो फ्लाइट ऑपरेट करेंगी ताकि कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जा सके। तो एक तरह का बबल बना दिया हमने दुनिया के अंदर, एक तरह का सर्कल बना दिया, एक बबल बना दिया हमने कि इसी बबल के अंदर हमारी फ्लाइट्स रहेंगी, इंडिया से फ्रांस, फ्रांस से इंडिया। इसी तरीके का एक बबल इंडिया और यूएस के बीच में बनाया गया है, और अब नेगोशिएशन चल रहा है कि इसी तरह का एक बबल जर्मनी और यूके के साथ भी बनाया जाए। तो हाल फिलहाल में बस 2 कंट्री के साथ हमने अभी नेगोशिएशन किया है, और फ्रांस के साथ अब 28 फ्लाइट्स लगभग कंडक्ट कराई जाएंगी फ्रॉम 18 जुलाई टू 1 अगस्त, जबकि यूएस के साथ 18 इस तरह की फ़्लाइट्स कंडक्ट कराई जाएंगी फ्रॉम 17 जुलाई टू 31 अगस्त। बट दिस विल बी डन विथ प्रॉपर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, ताकि कोविड-19 स्प्रेड ना हो। सो दैट बबल विल बी enforced in very stringent manner. The next article is taken from national segment. It is about Kyoto Holohan case. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखते हैं, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस गोइंग ऑन इन राजस्थान। इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने कल भी कवर किया था, जहां हमने एंटी डिफेक्शन लॉ देखा था। So with help of this article we will understand about Kyoto Holohan judgment of Supreme Court related to anti-defection law। ये Kyoto Holohan judgment बहुत important judgment है सुप्रीम कोर्ट का। इससे रिलेटेड एज इट इज़ डायरेक्ट मेंस में यूपीएससी 2016 में जीएस पेपर 2 में सवाल आया था, और प्रीलिम्स में भी ऑलरेडी आ चुका है। सो Kyoto Holohan judgment इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स अगेन, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। तो समझते हैं कि ये Kyoto Holohan जजमेंट है क्या। इस Kyoto Holohan जजमेंट को समझने के लिए हमें एक बार ब्रीफली एंटी डिफेक्शन लॉ को रिवाइज कर लेना चाहिए। वैसे तो हमने कल ही डिस्कस किया, बट लेट अस सी इट वंस अगेन। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर इट 10th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1985 में 52nd अमेंडमेंट करके हमने 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, और इसके बेसिक प्रोविजन क्या है कि अगर कोई भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो अपनी पार्टी बदल लेता है, तो या फिर वो अपने पार्टी के डायरेक्शंस के हिसाब से वोटिंग नहीं करता है या एब्सेंट हो जाता है, तो वैसे
केस में उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया था। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट भी रेज किया एक क्वेरी सेक्शन में कि सर हमारे यहाँ पे असम के अंदर तो हिमंतो विश्व शर्मा साहब ने पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो ये कैसे? तो देखो, वो कांग्रेस पार्टी में थे और जब दूसरी बार इलेक्शन होने वाला था उस टाइम में उन्होंने बीजेपी के टिकट से इलेक्शन दोबारा लड़ा और बीजेपी के टिकट से वो जीत के आए। तो इस तरीके से आप पार्टी बदल सकते हैं। अगर वो कांग्रेस में जब थे उसी टाइम में अगर वो पार्टी बदल करके बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश करते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ नाउ क्लियर कि उन्होंने पार्टी कब बदली है, जब एक टर्म ख़त्म हो गया और दूसरा टर्म स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम उन्होंने पार्टी बदली और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के टिकट से ही जीत किया और बीजेपी के वो एमएलए हैं और मिनिस्टर भी हैं हमारे असम गवर्नमेंट के अंदर। सो अगर बीच में कोई भी एमएलए या एमपी अपनी टिकट पार्टी चेंज कर लेता है या पार्टी के मन मुताबिक वोटिंग नहीं करता है, देन ही और सी माइट बी डिस्क्वालीफाइड। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसका जो डिसीजन होगा, ऑन दैट डिसीजन द डिस्क्वालिफिकेशन विल बी डिसाइडेड। इस तरह के नेता लोगों को जंपिंग जपांग पॉलिटिशियन भी कहते हैं, जो इधर से जंप करके उधर अपनी पार्टी बदलते रहें। तो इस केस में इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए द प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन का डिसीजन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इन्होंने फैसला कर लिया एंड हिज ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीकर, द मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेचर गेट्स डिस्क्वालीफाइड। अब किहोतो हो लोहान केस में क्वेश्चन क्या रेज किया गया कि एक बार अगर स्पीकर ने इन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को या लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में स्पीकर के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, या क्या ये इनका स्पीकर का डिसीजन फाइनल है या कैन इट बी चैलेंज। सरल शब्दों में किहोतो हो लोहान केस में ये क्वेश्चन रेज किया गया। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो इज द डिसीजन ऑफ द स्पीकर फाइनल और कैन इट बी जुडिशियली रिव्यू इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इनका जो फैसला है क्या वो फाइनल है या इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो हो लोहान जजमेंट सुनाया इन 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज नॉट फाइनल एंड कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड एंड परवर्सिटी। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये स्पीकर का डिसीजन जो है वो मालाफाइड था, मतलब गलत था, तो उस केस में कोर्ट इनके डिसीजन को चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो जैसा कि कल हमने देखा कि राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी साहब ने, राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी साहब ने नोटिस सर्व किया था, एंटी डिफेक्शन का नोटिस सर्व किया था सचिन पायलट को, जो वहाँ के डिप्टी सीएम थे, और उनके अलावा 18 एमएलएस को इस तरह का एंटी डिफेक्शन नोटिस सर्व किया था। अब इस पे सचिन पायलट ही मूव टू राजस्थान हाई कोर्ट अगेंस्ट दिस नोटिस, लेकिन और उन्होंने एक पिटीशन फाइल करती राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे गलत नोटिस सर्व किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किहोतो हो लोहान जजमेंट में तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि स्पीकर के आप डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी बेसिस पे सचिन पायलट मूव टू राजस्थान हाई कोर्ट और इनकी पिटीशन पे अगली सुनवाई होने वाली है 20 जुलाई को। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा, सचिन पायलट का ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग कि अभी इनको सिर्फ एंटी डिफेक्शन का नोटिस सर्व किया गया है, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। ही हैज बीन जस्ट सर्व्ड अ नोटिस एंड ही जस्ट रिक्वायर्ड टू आंसर टू दिस नोटिस टू द स्पीकर, ही हैज़ नॉट बीन डिस्क्वालीफाइड। तो इस कारण से इनका पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन किहोतो हो लोहान केस, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट ए स्टेज प्रायर टू द मेकिंग ऑफ अ डिसीजन बाय स्पीकर और चेयरमैन। तो जब तक डिसीजन हो नहीं जाता है, जब तक डिस्क्वालीफाई आपको कर नहीं दिया जाता है, उसके पहले यू कैन नॉट मूव टू एनी कोर्ट। The next article is again taken from national segment. It is about scheduled caste and scheduled tribe quota benefits to be given to disabled also. This topic is important from our syllabus, paper 3 governance point of view, especially the subtopic betterment of vulnerable sections. तो एक बार करंट न्यूज़ देखते हैं।
देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है जिसमें उसने फाइनलाइज किया है कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे एट पार विथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज फार एज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इज़ कंसर्न। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को, वैसे ही बेनिफिट्स डिसेबल्ड या दिव्यांग लोगों को भी दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखते हैं हाल फिलहाल में हुआ क्या है, व्हाट इज़ द करंट केस। तो देखो, आर्यन राज नाम के एक स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन ने, यानी कि एक दिव्यांग पर्सन है, एक दिव्यांग स्टूडेंट हैं आर्यन राज, उन्होंने रिक्वेस्ट फाइल किया था फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन चंडीगढ़। अब इनका जो ये रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया था इन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ऑफ चंडीगढ़। रीज़न बीइंग कि उनकी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो मीट नहीं कर पा रहे थे। उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहा गया कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 40% इन ऑर्डर टू गेट क्वालिफाइड, क्योंकि उनको एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि ही वॉज चैलेंज्ड, डिसेबल्ड। तो वो दिव्यांग थे, फिर भी उनको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उनके लिए जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया वो 40% रखा गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़। जबकि एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो ये क्वालिफिकेशन मार्क्स है दैट वाज ओनली 35%, और जबकि जनरल के लिए 40%। और ये दिव्यांग स्टूडेंट के लिए, डिसेबल्ड स्टूडेंट आर्यन राज को भी बोला गया कि आपके 40% नहीं है, इस कारण से आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो इस पे इन्होंने फिर पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बेसिस पर फाइल की थी। 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था वेयर दिल्ली हाई कोर्ट हैड सेड दैट डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन बेनिफिट्स एट पार विथ SC ST कैंडिडेट्स एज फार एज एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इज कंसर्न। तो उसके बेसिस पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यस, द डिसेबल्ड पीपल, द दिव्यांग पीपल विल बी गिवन बेनिफिट्स एट पार विथ SC ST पीपल। और इसके बेसिस पे अब आर्यन राज को इस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में एडमिशन मिल जाएगा। दिस डिसीजन वाज गिवन बाय, दिस जजमेंट वाज गिवन बाय बेंच हेडेड बाय जस्टिस रोहिंगटन फॉली नरीमन। The next article is taken from Assam segment. It is about recurrent problem of flood in Brahmaputra. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam geography point of view. तो देखो, इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्यों हर साल ब्रह्मपुत्रा में फ्लड आता है, क्यों हर साल ब्रह्मपुत्रा का पानी ओवरफ्लो करता है, एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ वी विल सी द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन गुवाहाटी सिटी ऑल्सो। सो पहले बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड ड्यू टू ब्रह्मपुत्रा ओवरफ्लो। अगर उसका इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी मैसिव लॉस हो चुका है इस साल भी। अभी तक इसी साल 65 लोगों की जान जा चुकी है, 65 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, 35 lakh people in 26 districts of the states have been displaced from their homes, and 90% of Kaziranga National Park is reportedly submerged. अब ये हर साल की कहानी, इट्स नॉट दैट इट इज़ हैपनिंग दिस पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ। दिस काइंड ऑफ डिवास्टेशन बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर हैपन्स एवरी ईयर। फिर भी हम इसका कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं। देखो, फ्लड के कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ फ्लड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्लड। हर साल जब फ्लड आता है तो फ्लड के साथ साथ जो उसका पानी होता है वो आसपास के क्रॉप लैंड एरिया में फैल जाता है, और वो क्रॉप लैंड एरिया में वो फिर डिपॉजिट्स लेकर के आता है, फ्रेश एलुवियल सॉइल लेकर के आता है जिसको हम कहते हैं खादर, एंड दिस फ्रेश एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। तो हर साल जब फ्लड आता है आसपास के क्रॉप लैंड्स में तो उसके साथ साथ कुछ फ्रेश एलुवियल सॉइल्स भी आते हैं, और जब एक बार पानी चला जाता है तो वो फ्रेश एलुवियल सॉइल वहीं क्रॉप लैंड पर रह जाता है, जिस कारण से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। सो दैट इज़ वन थिंग गुड अबाउट फ्लड्स। लेकिन वो फ्लड कंट्रोल्ड होना चाहिए। फ्लड एवरी ईयर गेट्स अनकंट्रोल्ड, दैट लीड्स टू मैसिव डिवास्टेशन ऑन ह्यूमन लाइफ। तो जरा समझते हैं कि आखिर पानी अनकंट्रोल्ड क्यों हो जाता है, वाई ब्रह्मपुत्रा वाटर ओवरफ्लोस एवरी ईयर। द प्रॉब्लम इज़ कि हम जो अप्रोच अपना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा के पानी को रोकने का, वो अप्रोच ठीक नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। द स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली रिलाई ऑन मेकिंग एम्बैंकमेंट्स, इस तरह के एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं हम। आप देखो, इस तरह का कंक्रीट एम्बैंकमेंट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों साइड में, हाई वॉल्स बना देते हैं ताकि फ्लड ना आए।
अब ये जो टेक्नोलॉजी है, एम्बैंकमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी पुरानी है। 1950 से हम यही अप्रोच यूज़ किए जा रहे हैं, बट अब हाइड्रोलॉजी के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, इससे बेहतर टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इससे बेहतर अप्रोच आ चुका है, लेकिन अभी भी हम इस तरह के एम्बैंकमेंट बना करके सोचते हैं कि फ्लड नहीं आएगा। और ब्रह्मपुत्रा के केस में तो एम्बैंकमेंट से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला, रीज़न बीइंग कि ब्रह्मपुत्रा फ्रीक्वेंटली चेंजेज इट्स कोर्स, तो रह करके वो अपना रास्ता ही बदल लेती है और हमारा एम्बैंकमेंट फिर बेकार हो जाता है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा का फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है मॉनसून मंथ में कि जगह जगह पे ये एम्बैंकमेंट टूट जाता है। द मोमेंट दिस एम्बैंकमेंट गेट्स ब्रीच्ड और ब्रोकन अप, दैट लीड्स टू मैसिव फ्लड। तो ब्रह्मपुत्रा के केस में दिस एम्बैंकमेंट इज़ नॉट वर्किंग एज अ सॉल्यूशन। जो ब्रह्मपुत्रा के केस का सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5 जुलाई 2020। द सस्टेनेबल सॉल्यूशन इज ड्रेजिंग। हमें ब्रह्मपुत्रा के रिवर बेड को लगातार क्लीन करना होगा। जब तक हम उसको क्लीन करते नहीं रहेंगे तब तक हम परमानेंट या सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते रिगार्डिंग फ्लडिंग और ओवरफ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्रा वाटर। बट ड्रेजिंग में प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगती है, और इस कारण से हमारी सरकारें, चाहे सेंट्रल लेवल की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, इस सॉल्यूशन को अपनाना नहीं चाहती है। बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन इज दिस ओनली, ड्रेजिंग। दिस एम्बैंकमेंट कैन नॉट वर्क। उसके अलावा इसी आर्टिकल में फिर गुवाहाटी के अंदर फ्रीक्वेंट फ्लड की भी बात की गई है। हर साल जब मानसून आता है तो गुवाहाटी सिटी भी फ्लडेड हो जाता है, लेकिन गुवाहाटी सिटी के अंदर का फ्लड इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ ओवरफ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र। इट्स नॉट ए नेचुरल फैक्टर, इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर। द मैन मेड रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड फ्रीक्वेंट फ्लड इन गुवाहाटी, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ मानसून। अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट जिसका नाम है मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी, ये डॉक्यूमेंट आसाम सरकार ने, आसाम सरकार के साथ साथ गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है जिसका नाम है मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी। तो इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे और कभी भी गुवाहाटी के अंदर फ्लड पे सवाल आ जाए तो ये डॉक्यूमेंट को जरूर मेंशन करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय आसाम गवर्नमेंट एंड गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, द अनप्लैन्ड एक्सपेंशन ऑफ गुवाहाटी सिटी has led to frequent flood in Guwahati. This unplanned expansion has led to artificial or urban flooding. गुवाहाटी के अंदर का जो फ्लड है दैट इज़ नॉट नेचुरल फ्लड, इट इज़ आर्टिफिशियल फ्लड। तो ज़रा समझते हैं कि आर्टिफिशियल फ्लड होता क्या है। देखो, आर्टिफिशियल फ्लड हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग। हम जहाँ मर्जी वहाँ घर बना लेते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ रोड बना दिया, जहाँ मर्जी आया वहाँ पे हमने वेस्ट डिस्पोज कर दिया, कचरा ऐसे डाल दिया। तो इस कारण से होता क्या कि हमारे जो चैनल्स हैं, ड्रेन्स हैं, वो चोक हो जाते हैं, और जब वो चोक हो जाते हैं फिर जब मानसून का टाइम आता है तो दैट लीड्स टू फ्लडिंग इन द सिटी एरिया। सो सिटी एरियाज में, हमारे गुवाहाटी सिटी में फ्लडिंग के पीछे तो कारण है दैट इज़ अर्बन और आर्टिफिशियल फ्लडिंग। इट इज़ नॉट द नेचुरल फैक्टर, इट इज़ नॉट मानसून। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 539 to 541. Topic number 539 is about important places in news. Jizan is in Saudi Arabia, Wonsan is in North Korea, and Latakia is in Syria. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 540 is about Gundi National Park. Gundi National Park is a protected area of Tamil Nadu located in Chennai. It is 8th smallest national park of India and it is one of the very few national parks situated inside a city. Please attempt this question that is based on topic number 540. Topic number 541 is about Multi-Party Interim Appeal Arbitration Agreement, MPIA. The Multi-Party Interim Appeal Arbitration Agreement is a 16 members of World Trade Organization who have conducted this agreement amongst themselves, covering a large share of world trade and have announced an agreement on the settlement of trade dispute between them. देखो, सरल शब्दों में मैं बताऊं तुम्हें तो आपको मैंने कुछ दिनों पहले 26 जनवरी को एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो भी डिसफंक्शनल हो गई है क्योंकि उसकी कोरम नहीं मीट कर पा रही है। तो इस कारण से WTO के अंदर के 16 मेंबर्स ने मिल करके आपस में ही एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई है अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट जिसका नाम है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। तो अब इनके बीच में जो कोई ट्रेड डिस्प्यूट होगा तो दैट विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट। और ये 16 कंट्री हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, यूरोपियन यूनियन, ग्वाटेमाला, हांगकांग, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड उरुग्वे। सारे नाम याद मत रखो बट कम से कम इतना याद रखो कि इसमें इंडिया नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स में सीधा सीधा वो सवाल पूछ लेंगे कि रिसेंटली एन एग्रीमेंट वाज साइंड, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट वो दे देंगे इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 541.
This is the answer of question number 536 to 538 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.